दोस्तों आपका स्वागत है आज एक और लेक्चर में। आज हम यांत्रिकी को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे प्रीवियस क्वेश्चन करवाने के बाद इसी लेक्चर में आपको वो फॉर्मूले बता दिए जाएंगे और मेन मेन जो ट्रिक्स होती है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देखने से पहले और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है। देखिए, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पानी के उत्प्लावन के कारण, दूसरा पृष्ठ तनाव के कारण, तीसरा श्यानता के कारण, या चौथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हम पहले बात कर चुके हैं, लोहे की सुई पानी पर तैरने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी सही है। ओके, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है स्याही की श्यानता, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विसरण, या साइफन क्रिया। सही आंसर है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, केशकत्व के कारण। केशकत्व का फॉर्मूला आप लोग बताइए सब। ठीक है, ये हाइट होती थी, यहाँ पर होता था 2t cos थीटा अपॉन रो r इंटू जी। ये होता था फॉर्मूला। मैंने ये कई लेक्चर्स में पहले बताया है। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि पानी या द्रव, कोई भी द्रव केश की नली में कितने ऊपर तक चढ़ता है। वो टेंशन पर, मतलब सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा होगी उतना चढ़ेगा। एच प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन के, एच प्रोपोर्शनल होता है कॉस थीटा के, लेकिन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पूछो क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का मान थीटा की वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर आप कॉस जीरो के वैल्यू के निकालोगे ना तो मैक्सिमम आएगा। अगर थीटा का मान जीरो है, यहाँ पर जीरो कर लेना, तो वन आता है। लेकिन अगर आप थीटा के मान को बढ़ाते हो तो कॉस की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि यदि आप थीटा 90 निकालोगे ना तो जीरो आ जाएगा। इसलिए तो थीटा के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु कॉस थीटा के समानुपाती याद रखना है। एच की एच का मान तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। इसके बाद एच का मान परख नली जो आपको दी गई है, या केशिकीय नली जो आपको दी गई है, उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर त्रिज्या आप बढ़ाते हैं तो पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, और अगर त्रिज्या कम होती है तो पानी अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज, जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एच व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है किसी भी ग्रह। अगर दूसरे ग्रह पर आप बात करते हो तो जी बढ़ाने पर एच का मान कम हो जाएगा, जी घटाने पर एच का मान बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। देखिए, मैंने आपको भार के लिए बताया था कि भार का फॉर्मूला, यदि हम डब्ल्यू से भार को डिनोट करते हैं तो भार का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, जिसे हम एम से लिखते हैं, इंटू जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अगर आप देखिए, द्रव्यमान तो कांस्टेंट वैल्यू है तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु परिवर्तन नहीं होगा द्रव्यमान की वजह से। द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो W प्रोपोर्शनल हो जाता है जी के। यदि जी का मान ज्यादा है तो भार भी ज्यादा होगा, जी का मान कम है तो भार भी कम होगा। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर, अगर हम ध्रुवों पर देखें तो जी की वैल्यू सर्वाधिक होती है पोल पर। लेकिन यदि हम भूमध्य रेखा पर बात करते हैं या विषुवत रेखा पर बात करते हैं तो जी की वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन में कम होती है। अगर हम केंद्र की बात करते हैं, जी सेंटर की अगर हम बात करते हैं, तो जी की वैल्यू जीरो होती है। सबसे कम तो जीरो ही होगा ना, तो W इज इक्वल टू एम इंटू जी की वैल्यू यदि आप जीरो रखते हो तो W इक्वल टू हो जाएगा जीरो। मतलब कि सबसे कम होता है केंद्र पर और सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। भूमध्य रेखा पर दोनों के बीच में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? सही आंसर है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, बुद्धगुप्त, या फिर ब्रह्मगुप्त। सही ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। ओके, इन्होंने बता दिया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी। पिछले लेक्चर्स में भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, एल होती है लंबाई,
जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल अपॉन जी के। ठीक है, एल अपॉन जी के। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में दोलन करने पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहा है, पृथ्वी से चंद्रमा पर गया, इसलिए जी की वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ए एल जो है कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/√g के। अगर जी ज्यादा है तो टी कम होगा, टी ज्यादा है, और अगर जी कम है तो टी ज्यादा होगा। ओके, हम यहाँ पर निकालेंगे। आपको पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। ठीक है ना, मतलब कि जीई की वैल्यू 6 GM के बराबर होती है। ये है फॉर्मूला। अब देखिए, आवर्तकाल की आपसे बात की जा रही, तो चंद्रमा पर आवर्तकाल अपॉन सॉरी पृथ्वी पर आवर्तकाल अपॉन चंद्रमा पर आवर्तकाल इक्वल टू होगा, अंडर रूट लगा लीजिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण अपॉन चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर ई लिख लीजिएगा आप, ई, और चंद्रमा पर पृथ्वी त्वरण मतलब एम। अब टी ई, पृथ्वी पर आवर्तकाल को हमने टी से डिनोट करेंगे और चंद्रमा पर आवर्तकाल को हम टी एम लिखते हैं। इक्वल टू में हो जाएगा जीई, जीई को हम जी से डिनोट करेंगे और जी एम को हम G/6 लिख देंगे। ठीक है ना, तो चंद्रमा पर आवर्तकाल पृथ्वी पर आवर्तकाल का कितना गुना हो जाता है, बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर है टी डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा टी एम इंटू में आ जाएगा 6। मतलब कि यदि चंद्रमा पर आप लेके जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है इसलिए आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है पक्का, चंद्रमा पर, तो यहाँ पर पृथ्वी पर नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर एम आएगा, यही तो मिस्टेक है। यहाँ पर एम हो जाएगा मतलब, और यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू इस तरह से आएगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर टी नहीं होगा, यहाँ पर टी एम होगा और यहाँ पर टी होगा। मतलब कि चंद्रमा पर यदि आप आवर्तकाल को देखेंगे तो क्या होता है, सुस्त हो जाएगी, मतलब कि बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस से भरे हुए एक गुब्बारा है, उसमें हम नाखून की तुलना में सुई से फाड़ना आसान होता है, क्यों? नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है, या सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। देखिए, दाब का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इकाई क्षेत्रफल द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर डाला गया बल। देखिए, जब आप नाखून लेते हो तो नाखून का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब सामने वाला जो आप चुभो रहे हो गुब्बारे में, वो ज्यादा होता है, मान लीजिए इतना है। वहीं अगर आप सुई की बात करते हो तो उतना ही फोर्स, इतना सा बस। तो कहने का मतलब ये है, अगर एरिया कम है, बल कांस्टेंट है, बल कांस्टेंट राशि, आपने उतना ही बल लगाया, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A। अगर एरिया ज्यादा है तो कम दाब से भी जल्दी फूटेगा गुब्बारा, मतलब कम दाब से भी टूट जाएगा। और अगर एरिया कम है तो उस पर दाब ज्यादा पड़ेगा, मतलब कि नाखून का एरिया ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम होगा, लेकिन सुई का एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ये नाखून से होता है, नेल्स, और ये सुई से होता है। ठीक है, निडल, निडल। ठीक है, ये ज्यादा होता है। यही वजह है कि सुई का एरिया कम होने से प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिस वजह से गुब्बारा फूट जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? देखिए, आप पहली बात तो वजन को देख लीजिए। वजन का होता है फॉर्मूला m/g। अब g गुरुत्वीय त्वरण है जब इसमें कोई अतिरिक्त त्वरण नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम लिफ्ट में होते हैं तो उसमें लिफ्ट की भी गति होती है, त्वरण होता है, तो इस वजह से लिफ्ट का त्वरण प्लस माइनस ए ऐड हो जाता है। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होती है, जैसे ये है लिफ्ट, यदि लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो त्वरण को हम प्लस में लेते हैं, और अगर लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है, लिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में आ रही होती है, तो हम त्वरण को नेगेटिव ले लेते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, कम की उन्होंने बात की है, मतलब कि अब अगर किसी चीज में से आप घटाते हैं तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको चाहिए W इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, ये बात की जा रही है। मतलब जब लिफ्ट नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो। ऑप्शन बी सही है, तेजी सॉरी,
हाँ, तेजी से आ रही हो, क्योंकि समान गति से तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कांस्टेंट है, तेजी से नीचे आ रही हो क्योंकि सम वेग उसमें एक्सीलरेशन बढ़ता है तो। सॉरी, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे? देखिए, क्षैतिज दिशा में अगर 45 डिग्री के कोण से आप किसी चीज को फेंकते हो तो अधिकतम दूरी तक जाएगी, ये आप याद रख लीजिए। और आपको ये याद रखना, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कुछ भी हो, 45 डिग्री। क्षैतिज से अगर 45 है, ये क्षैतिज से जब 45 है तो ऊर्ध्वाधर से तो होगा ही 45, है ना? ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? आपको कई बार बताया है। कार्य का मात्रक W इज इक्वल टू एफ इंटू डी से डिनोट करते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक आप एक तो न्यूटन मीटर, या इसी को हम बोल देते हैं जूल। ठीक है, ये है। न्यूटन बल का मात्रक होता है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, और डाइन भी बल का मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 का 7 डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, आपको ये बताना, ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। आपके ऑप्शन है दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। ओके, सही ऑप्शन है दूरी। आखिर प्रकाश वर्ष है क्या? तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, मतलब लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर कहलाती है कि एक साल में लाइट के द्वारा, लाइट के द्वारा तय की गई कुल दूरी, ये होता है लाइट ईयर का मतलब। ठीक है, याद रखना है। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? आपको पता है जड़त्व का माप कौन सा होता है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार? देखिए, भार तो होता है mg, द्रव्यमान हो गया m, त्वरण मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। वेग तो है ही भी, मतलब दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड। तो कौन हो सकता है जड़त्व का मात्रक? द्रव्यमान, ओनली द्रव्यमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची एक और सूची दो, यहाँ पर आपको दो टेबल दी गई हैं, पहली और दूसरी। पहली टेबल में दिया गई है आपको भौतिक राशियां, और दूसरे में उनकी यूनिट दी गई है, आपको मैच करना है। अगर आप वेग को, पहला है वेग, तो वेग को आप किस चीज से नापते हैं? मैक से, एंगस्ट्रॉम से, पास्कल से या जूल से? सही आंसर है मैक से, 1। दूसरा होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को आप किससे नापते हैं? तरंग दैर्ध्य को दूरी की इकाई से नापोगे आप। यहाँ पर दूरी कौन सी है? एंगस्ट्रॉम, तो बी का आंसर हो जाएगा सेकंड। तीसरा होता है दाब। दाब को आप किससे नापोगे? दाब, प्रेशर, ऑप्शन तीसरा। ऊर्जा, ऊर्जा की इकाई जूल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन 4, 1 2 3 4 ही आएगा। 1 2 3 4, ऑप्शन सी। ठीक है, 1 2 4 3 नहीं आएगा, ये गलत है। ये वाला गलत है, इसको नहीं करना है आपको। ठीक, तीसरे वाले को करना है, क्योंकि वो बोलना है दाब का मात्रक जूल है, जो कि गलत है। दाब का मात्रक होता है पास्कल, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 1 2 3 4 होगा आंसर, ऑप्शन सी। लगा लीजिए इसको, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, और ये वाला गलत है, इसको गलत कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको दो सूची दी गई हैं। एक में आपको भौतिक राशियां दी गई हैं सूची वन में, और दूसरे में दी गई है, सॉरी, सूची वन में आपको यूनिट दी गई है, और दूसरी सूची में आपको दी गई है भौतिक राशियां। ठीक है, आपको बताना है जूल से किस चीज को आप मेजर करते हो। कार्य को हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ए का तीसरा। दूसरा है एम्पियर। एम्पियर में आप किसे नापते हो? धारा को, सामर्थ्य को, विभवांतर को, या ऊर्जा को? ऑब्वियसली धारा को, तो बी का आंसर है पहला। ठीक है, तीसरा वाट। वाट किस चीज की इकाई होती है? वाट होती है सामर्थ्य या शक्ति या पावर की, तो हम सी का आंसर लगाएंगे दूसरा। चौथा बोल्ट और कैलोरी, बस दो चीजें बची बची हैं आपके पास। तो बोल्ट विभव को नापते हैं, विभवांतर को नापते हैं, तो डी का आंसर हो जाएगा चौथा। और आखिरी में कैलोरी, ऊष्मा की इकाई। ऊष्मा की इकाई जूल भी होती है, ऊष्मा की कैलोरी भी होती है, और न्यूटन मीटर भी ऊष्मा की इकाई होती है, और भी कई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पांचवा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 1 2 4 5। 3 1 2 4 और 5। ठीक है, आपको निकालना है। 3 1 2 4 5, ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन ए। ठीक है,
बाकी सभी गलत हैं। चलिए, अब मैकेनिक्स के आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस को कर लेते हो, और सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा, देखो जो मैंने क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है उसको भी आपको समझना होगा। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं एग्जाम्स में, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा अभी, बस 10-15 मिनट में आप इन्हें अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रेविटेशनल का नियम किसने दिया था। एक तो दिया था न्यूटन ने, लेकिन न्यूटन से भी पहले किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन के 3 नियम आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों आपको पता होना चाहिए। पहला नियम क्या था, बताइए। पहला नियम था जड़त्व का नियम, इनर्शिया से संबंधित है, जड़त्व का नियम, ठीक है। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है, तब वह गतिक अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है, तब वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। याद रखना है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और यहीं से आपको एक और चीज याद रख देना है कि जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान, ठीक है। आज ही हमने क्वेश्चन किया, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सेकंड लॉ होता है आपका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, मतलब संवेग में परिवर्तन। अब संवेग में परिवर्तन को आप कैसे लिख सकते हो, एम इंटू डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब डेल्टा भी बाई डेल्टा टी क्या होता है, एम इंटू ए। ए क्या होता है, त्वरण। तो यहीं से आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम ए, यहीं से निकल कर आता है दूसरे से। और तीसरा, तीसरा है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब एक्शन और रिएक्शन, ऐसे आपको याद करना है। ये 3 नियम आपको याद रखना है। इसके बाद पहला ये था। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो टॉपिक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है, गति के 3 फॉर्मूले मोशन में आपको याद रखने। सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा आपको एक याद रखना है, दूसरा नहीं, पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, और ये है तीसरा। आपको याद रखना है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर आपको u याद रखना है, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, u है ये। और v आपको याद रखना है फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग। और यहाँ पर s अगर आप मानोगे तो s होती है डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप a मानोगे, a, तो a होता है त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन, याद रखना है आपको ये। और टी, ऑब्वियसली टी को हम डिनोट करते हैं समय से, मतलब कि टाइम। इतना आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। उससे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे मोशन के। दो चीजें हो गई। तीसरा आपको याद रखना है भार का फॉर्मूला, भार डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। लेकिन अगर लिफ्ट की बात आती है, लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है तो किसी ना किसी त्वरण से जाएगी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए इसलिए लेते हैं, ठीक है, प्लस ए आप लोगे और माइनस ए आप कब लोगे, ये आपको बता देता हूँ। आपको प्लस लेना है जब, देखिए, भार बढ़ रहा है, मतलब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, जब लिफ्ट नीचे की आ रही हो, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही हो, तब। और माइनस आपको तब लेना है जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, तब लेना है आपको माइनस, याद रखना। तो आपसे अगर पूछे भार कब, मतलब भार डब्लू कम कब होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, एक समान नहीं होना चाहिए, गतिक तेजी से, m इज इक्वल टू जी माइनस ए, ठीक है, याद रखना है आपको। ओके। और ऐसा रख लेना इसको, माइनस और प्लस, ठीक है ना। हाँ, जब ऊपर जाएगी तो भार ज्यादा दिखेगा, इसलिए, ठीक है, ऐसे रख लेना आपको। तो इस तरह से। और भार बढ़ा हुआ कब दिखेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, तो जी प्लस ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और भारहीनता की स्थिति भी आपसे पूछ लेता है कि लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति क्या होगी। तो आपको लिखना है लिफ्ट में भारहीनता की स्थिति होगी जब लिफ्ट एक समान त्वरण से आ रही हो नीचे की तरफ, एक समान त्वरण से नीचे की तरफ आ रही हो तब होगी भारहीनता की स्थिति। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद आपसे पूछा गया था सरफेस टेंशन को लेकर, अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल को लेकर क्वेश्चन, वो आई थिंक आपको पता होंगे। अभिकेंद्री बल तो आप जानते होंगे, अभिकेंद्री बल जो केंद्र की ओर वर्क करता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तरह। वहीं अगर हम अपकेंद्री बल की बात करें तो वह बाहर की तरफ कार्य करता है। ठीक है, ये होता है अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल। जब अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल बराबर हो जाते हैं, मान लीजिए कि दोनों संतुलित हो गए, तो उस कंडीशन में भी आप स्वतंत्र स्थिति में घूमते रहते हो, ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगला याद रखना है, ये चार चीजें हो गई। आपको पांचवी चीज बात जो याद रखनी है वो ये रखनी है, फॉर्मूला। फॉर्मूला किस चीज का? पृष्ठ तनाव का। ओके, पृष्ठ तनाव का क्या होता है? P इज इक्वल टू एफ बाई ए, यही होता है। और प्रेशर का क्या होता है? प्रतिबल का भी यही होता है, प्रेशर का भी यही होता है, एफ बाई ए। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये है प्रतिबल, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये है प्रेशर, मतलब दाब। देखिए, प्रतिबल में ऐसा होता है कि कोई पदार्थ है, ठीक है ना, तो पड़ोसी अणुओं के द्वारा आंतरिक बल जो लगाया जाता है, आंतरिक बल, उसे हम बोलते हैं प्रतिबल। लेकिन दाब क्या होता है? दाब होता है बाह्य बल, इकाई क्षेत्रफल पर। प्रतिबल में इकाई क्षेत्रफल पर आंतरिक बल लगाया जाता है, और दाब में इकाई क्षेत्रफल पर बाह्य बल लगाया जाता है, इसे हम बोलेंगे दाब। ठीक है, ये दाब की श्रेणी में आता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कई जो यूनिट्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। केशकत्व की बात की गई थी, केशकत्व का आपको एक फॉर्मूला बताया था, एच इज इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा अपॉन रो जी इंटू आर। आर थी रेडियस, जी था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण, रो था डेंसिटी, टी थी सरफेस टेंशन, और थीटा था स्पर्श कोण। ठीक है ना, यहीं से आपको निकालना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइट मतलब ज्यादा ऊंचाई तक कौन सा जल चढ़ेगा, या किस परख नली में ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, अगर परख नली की बात की जाए तो आपको लेना है आर को। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसमें ज्यादा चढ़ेगा, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी उसमें कम चढ़ेगा। वहीं अगर तरल आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा तरल परख नली में ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा, कौन सा वाला कम ऊंचा चढ़ेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे तरल के घनत्व को। ठीक है, इसके अलावा सरफेस टेंशन, अगर आपसे बोला जाता है कि सरफेस टेंशन ज्यादा है तो जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जिसकी कम होगी वो कम। और घनत्व में इसका उल्टा हो जाएगा, जिस तरल का घनत्व कम होगा वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जिस तरल का घनत्व ज्यादा होगा वो कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, ऐसा आपको पढ़ना है। एक चीज और आपको याद रखनी है इसमें, आवर्तकाल का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण किसी भी ग्रह का, और एल एल होती है लंबाई, आवर्तकाल जो आप देख रहे हो तो धागे की लंबाई होगी ये, उसे बोलते हैं, और टी होता है आवर्तकाल। इतना आपको देखना है। अगर चांद पर जाएगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ठीक है, पृथ्वी पर रहेंगे तो आवर्तकाल कम होगा। इसका रीजन ये है कि चांद पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चांद पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, बढ़िया। इसके आगे आपको याद रखना है पलायन वेग। देखिए पलायन वेग वैसे तो आप देख लीजिए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, पृथ्वी के पलायन वेग की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आपसे कोई दूसरे ग्रह का पूछ लिया है तब आप क्या करोगे? तो पलायन वेग का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g इंटू आर, कभी आ जाए। आर होती है ग्रह की त्रिज्या, जी होती है गुरुत्वाकर्षण बल, सॉरी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण, है ना, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और आर होती है त्रिज्या। अब देखिए वेरिफिकेशन के लिए अगर हम पृथ्वी की निकालते हैं तो यहाँ पर आप रखोगे 2, गुरुत्वीय त्वरण की जगह पर आप रखोगे 9.8, और आर की जगह पर आप रखोगे 6400 किलोमीटर। इसको पूरा करोगे आप तो VE इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 125 पॉइंट में आएगा कुछ, तो 125 पॉइंट करके 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। ठीक है ना, ये होता है।
वहीं यदि आपसे पूछा जाता है इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल को लेकर, इसके अलावा गति के नियमों को लेकर, जड़त्व के नियमों को लेकर, पृष्ठ तनाव को लेकर, आर्कमिडीज का सिद्धांत आपसे पूछा जाता है। हमने क्वेश्चन किया आर्कमिडीज के सिद्धांत के, आर्कमिडीज के सिद्धांत की हमने बात की है। तो आर्कमिडीज का सिद्धांत किससे था? उत्प्लावन का नियम, उत्प्लावन या फिर प्लवन का नियम। ठीक है, ये बोलते हैं हम आर्कमिडीज का सिद्धांत होता है। वहीं दूसरा हमने बोला था पास्कल, पास्कल के सिद्धांत का उपयोग क्यों करते हैं? दाब वाले का। हम इसका उपयोग करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज करते हैं इसका। तीसरा हमने और भी चीजें देखी थी, एक हमने ब्रह्मगुप्त को पढ़ा था, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने बता दिया था ग्रेविटी के बारे में। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। कोई भी अगर टॉपिक आपको बचा हो कि मैकेनिक्स में कोई चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई है या नहीं पढ़ाई है, तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।